गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वापस से हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना तुम्हारे लिए शायद बोरिंग होगा, हमारे लिए रिकॉर्ड करना भी बोरिंग होता है। बच्चे क्लास में होते हैं तो पढ़ाना भी अच्छा लगता है, थोड़ा सही भी होता है वो, लेकिन देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 1 वीक या 10 डेज का है, उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने एकदम नया चैप्टर स्टार्ट किया है। नया चैप्टर क्या है? रे ऑप्टिक्स। अब ये जो रे ऑप्टिक्स, मैंने इसे पहले वाले दिन में मैंने पहला लेक्चर भेज दिया था। पहले वाले दिन में हमने रिफ्लेक्शन, बेसिकली हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शन पढ़ा। तो रिफ्लेक्शन में क्या याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना है। जब भी लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो वो बाउंस करके सेम मीडियम पर भाग जाता है। इस फिनोमेना ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमेशा याद रखना कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। पहला पॉइंट है। उसके बाद क्या है ना, कुछ ज्योमेट्री को यूज करते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अच्छा, फिर न्यूमेरिकल्स में प्लेन मिरर, अगर मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो हम क्या करेंगे, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है, देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि अगर प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ला के रख दिया जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के डायमेंशन, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज या जो इमेजेस जो बनते हैं उसके दो प्रॉपर्टीज बता दिए थे। पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि जब भी प्लेन मिरर के कारण अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट और क्या बताया था इसमें? दूसरा पॉइंट बताया था कि ऑब्जेक्ट और मिरर की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट और मिरर की जो दूरी है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और मिरर और इमेज की जो दूरी है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन मिरर के केस में u का वैल्यू v के इक्वल होना चाहिए था। तो ये दो बातें मैंने आपको इससे पहले वाले दिन में बता दिया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। आज हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अभी तक पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था ना, आज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देखेंगे और आगे जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है, थ्योरीज है, कांसेप्ट्स है, वो देखना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट मैंने बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इमेज का फॉर्मेशन लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट है और मिरर यहाँ कहीं पर रखा है, इस तरह से मिरर रखा हुआ है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आपको इमेज बनाना है। जब भी ऐसा कुछ बोला है आप क्या करना, इस मिरर को ऐसा समझना कि मैंने अपने हिसाब से इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब ऑब्जेक्ट और मिरर का जो परपेंडिकुलर दूरी है उसको u बोलते हैं। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतने ही दूरी पर इमेज भी होना चाहिए। तो यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, v। अब तुम अगर देखोगे तो जो मिरर का हाइट इतना ही है, मिरर का लेंथ जो है वो इतना ही है, लेकिन फिर भी इस मिरर के कारण यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि क्या लेंथ ऑफ मिरर पर इमेज का बनना डिपेंड करता है, तो आपका आंसर है नहीं। मिरर कितने भी छोटे लेंथ का हो या कितने भी बड़े लेंथ का हो, इमेज तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब इमेज दिखेगा नहीं दिखेगा वो अलग बात है, उसके लिए हम बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर फील्ड ऑफ व्यू भी देख लेंगे। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होगा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है, ऐसा मान लिया जाए कि हमारे पास एक मिरर है इस तरह से, और इस बार क्या करेंगे, ये जो मिरर है ना, मिरर के सामने हम रखने वाले हैं इस तरह का एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स मिलके इस तरह का ऑब्जेक्ट बना गया हुआ ए बी। इस ए बी का अपने को इमेज बनाना है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको
पॉइंट्स के जैसा तोड़ देता हूँ। अब देखो पता नहीं कलर्स वहां पे दिखेंगे या नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स से इसे मार्क कर दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे मैंने क्या कर दिए, कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। मान लो मेरे को सिर्फ पॉइंट ए का, ये जो पॉइंट ए है मेरे को सिर्फ उसका इमेज बनाना है। अब पॉइंट ए का अगर इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 रेज चाहिए ना। जिस भी पॉइंट का इमेज बनाना है मिनिमम 2 रेज चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हो। तो मिनिमम 2 रेज, एक रे ऐसा भेज दिया सीधा, जो रे सीधा जाएगा वो टकरा के वैसे ही वापस आ जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं उस साइड, और क्या करते हैं, एक रे ऐसा लिया कुछ एंगल पर। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो जितने एंगल पर आया था रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने एंगल पर वापस चला जाएगा। आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको a डैश बनता हुआ दिखेगा। तो पॉइंट a का इमेज a डैश वहां पर बन गया। उसी तरह पॉइंट b का, पॉइंट c का, पॉइंट d का, सबका जब इमेज बनाना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इस तरह का एक इमेज बन रहा है। मैं b का भी बना देता हूँ। b का अगर मैं बना दूं ना तो एक रे मैंने ऐसा लिया जो टकरा के वापस जाएगा। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे एक बार इमेज बनने वाला था b डैश। अच्छा, अब ये जो इमेज बना है, देखो बेसिकली ना ये जो जो रे ऑप्टिक्स है उसमें बेसिकली तुमको ज्योमेट्री अच्छे से समझना है। अगर तुमको ज्योमेट्री आता है तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है AB और उसका मैंने इमेज बना दिया A डैश B डैश। अच्छा, अब वो जो इमेज बना है, इमेज के अगर कुछ प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करें, इमेज का प्रॉपर्टी अगर लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले लिखेंगे कि इमेज जो है, इमेज इज वर्चुअल। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था रियल एंड वर्चुअल का मतलब। रियल एंड वर्चुअल का मतलब होता है अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन, अगर रेज ऐसे एक्चुअली आके इंटरसेक्ट करे और कोई इमेज फॉर्म हो, उसको बोलते हैं रियल इमेज। इस केस में क्या है, देखो रेज यहां से आया ऐसे चला गया, ये रे ऐसा आया ऐसा चला गया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो इस साइड में कभी मिल पाएंगे क्या, नहीं। तो इस साइड में अगर नहीं मिल पाएंगे तो हमने क्या किया, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके देखा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके देखा इनको तो हमको हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज है वो यहां कहीं से ओरिजिनेट होंगे A डैश। इसका मतलब मैंने मान लिया कि A का एक वर्चुअल इमेज A डैश फॉर्म हुआ है। उसी तरह जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यहां पर होंगे सबका अगर मैं वर्चुअल इमेज बनाना स्टार्ट करूं तो A डैश B डैश का वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, रियल और वर्चुअल में जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट होगा और कोई इमेज बनेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रियल इमेज। जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ऐसा लगे कि रेज वहीं से निकले होते, ऐसा कुछ लगे कि रेज वहीं से निकले होते, उस तरह से जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहला बात तो याद रखेंगे वर्चुअल इमेज है। अच्छा, दूसरा बात याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज इमेज डिस्टेंस। पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी ये आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट में आएगा। एक और बात यहाँ पर याद रखेंगे, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO और यहाँ पे लिख रहे हैं HI हाइट ऑफ इमेज। अब अगर तुम थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज करोगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, साथ साथ दिख रहा है ये रेक्टेंगल बन रहा है सर। अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। तो जब भी प्लेन मिरर, अब जैसे जैसे तुमने पढ़ा होगा कि मिरर जो है, मिरर इज अनबायस्ड, मिरर अनबायस्ड है। मिरर अनबायस्ड है इसका मतलब क्या है, मिरर के सामने तुम जैसा जाओगे ना मिरर तुम्हारा वैसा ही इमेज बना के देगा। ऐसे ही कुछ कुछ मिरर्स होते हैं आजकल जो सर्कस और ये सब में लगाए जाते हैं जिसमें पतले को मोटा, मोटे को पतला ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जो रियलिटी का मिरर्स होता है, जो रियल मिरर्स होता है, अच्छे वाले मिरर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, वो अनबायस्ड होते हैं। अनबायस्ड का मतलब है कि तुम अगर वहां पर तैयार होके जाओगे तो जो तुम्हारा इमेज आएगा वो भी तैयार हो जाएगा। जैसे आजकल वो क्या बोलते हैं, वो एक टिकटॉक में ट्रेंड चल रहा था, वाइप इट डाउन, वाइप इट, वाइप इट डाउन, वाइप इट, ऐसा उसमें वो चेंज हो जाते थे, ऐसा दिखाते थे। और अगर देखो एक और चीज, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, तुम मिरर के सामने गए, तुम कुछ और बन के गए और वहां से कुछ और दिख रहा है, इसका मतलब तुम नहीं हो, मतलब तुम तो तुम ही हो, मिरर के अंदर कोई और है, तो वो समथिंग पैरानॉर्मल हो सकता है। डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के घर में रहते हो, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। रियलिटी अगर अच्छा मिरर है तो वो अनबायस्ड है,
अनबायस्ड का मतलब जैसा तुम मिरर के सामने जाओगे वैसा ही तुम्हारा इमेज भी बनने वाला है। चलो, तो अपन ने ये 3 बातें याद रखी। एक और बात आपको याद रखना पड़ेगी, लोअर क्लासेस में सिखाते हैं, लोअर क्लासेस में सिखाते हैं इमेज इज laterally inverted। जो इमेज बनेगा ना वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। अब ये क्या हो गया सर, ये नया वर्ड क्या है लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि तुमने देखा होगा, तुम जब जाते हो मिरर के सामने, खुद को निहार रहे होगे, खुद को देख रहे होगे मिरर के सामने, तुम अपना लेफ्ट हैंड रेज करो। जब तुम अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो जो तुम्हारा इमेज होगा ना वो अपना राइट हैंड रेज करेगा। कैसे? जैसे मान लो ये मैं हूं और ये मेरा इमेज, ठीक है, ऐसे, और ये मैं हूं और ये मेरा इमेज है। अरे ये तो वो हो गया, ये मैं हूं, ये मेरा इमेज है और ये हमारी पारी हो गई है। ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा इमेज है। ऐसे ऐसे कुछ दिखता है ना, ऐसे ये मैं हूं, ये मेरा इमेज है। अब यहाँ पर अगर मैंने अपने लेफ्ट वाले फिंगर को टिकल किया ऐसे, तो ये मेरा इधर से मेरा राइट वाला फिंगर टिकल होगा ना। अगर ये इस हिसाब से सोचे तो ये मैंने अगर टिकल किया तो ये टिकल होगा। टिकल मतलब मूव, ऐसे ऐसे अगर मैंने इसको मूव किया तो ये मूव कर रहा है। तो अगर तुम सोचोगे तो मैंने यहाँ का लाइट जो लेफ्ट है वो यहाँ के लिए राइट हो जाएगा। इस तरह से जो भी होता है ना, मतलब ऐसा समझो कि वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल तुमने देखा होगा कि वो जो स्कूल बसेस होते हैं या जो एम्बुलेंस होता है उसमें उल्टा वो लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। स्कूल बसेस या जो एम्बुलेंस है उसमें तुमको उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। अब ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि जब मिरर में इमेज बनेगा उसका तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाए, इसलिए ऐसा लिखा होता है। अब मान लो लोअर क्लासेस में बताते हैं कि कैसा लिखा है एम्बुलेंस ये वो, तो उसका सीधा से ट्रिक है या सीधा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। मान लो ये मिरर है और मेरे को ना एल, लेटर एल का इमेज बनाना है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझा रहे हैं, एल का इमेज बनाना है। आप लैटरल इन्वर्जन जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी आप एक पॉइंट जानते हो। क्या पॉइंट जानते हो? कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी सेम होनी चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया ए, मुझे इस पॉइंट ए का इमेज बनाना है। अब पॉइंट ए का इमेज बनाने के लिए मैं 2-3 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट बी मार्क कर लिया और यहाँ पर पॉइंट सी मार्क कर लिया, इस तरह से। अभी देखो ए और मिरर के बीच में इतना गैप है, ए और मिरर के बीच में अगर इतना गैप है तो मिरर और इसके इमेज के बीच में तो उतना ही गैप होना चाहिए। तो यहाँ कहीं पर ए डैश बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी होना चाहिए। तो यहाँ से आपका दूरी अगर ये है तो यहाँ से आपका दूरी ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मिरर से जितने दूरी पर बी होगा, मिरर से उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बी डैश होना चाहिए, बिल्कुल सर। मिरर से जितने दूरी पर सी होगा उतने ही डिस्टेंस पर इसका इमेज सी डैश होना चाहिए। जब सारे पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे ना, देखो अगर एल लेटर ऐसा था मिरर के सामने तो वो क्या हो जाएगा, लैटरली इन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को लैटरल इन्वर्जन करना होता है। अब स्कूल कैसे लिखा होता है वो सब देखने का तरीका क्या है? जैसे मान लो मेरे को स्कूल लिखना है, S C H O O L। अब ये स्कूल है, ऐसा होता है। मेरे को इसका जो मिरर इमेज बनाना है वो देखना है, तो बहुत ही आसान है, इसे बनाना स्टार्ट करो। पहला एल ऐसा बनेगा। ओ में जब आप लैटरल इन्वर्ट करोगे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता, वो एज इट इज रहने वाला है। एच में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच भी ऐसा रहेगा। सी जो है, सी इस तरह से कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और एस जो है, जब आप इसका इमेज बनाओगे ना तो ये एस कैसा दिखेगा, ये एस ये ऐसा था ना, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये तुमको दिखा हुआ मिलेगा। अब लोअर क्लासेस में ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि भाई बना लो। तुमको अगर नहीं समझ में आना सर कैसे बनाना है, तुम क्या करना है, पेपर लेना। तुम क्या करना है, पेपर लेना, पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना। पेपर को फोल्ड कर लेना, जो भी लिखना है, अपना नाम, अपने माता जी का नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने पापा जी का नाम, जिसका भी नाम लिखना है वो लिख लेना। पेपर को अनफोल्ड करना, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी जब ऐसे पेपर को पेपर लिया, पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर क्या करना ना, एकदम बहुत जोर जोर से इम्प्रिंट करते हुए लिखना कि इसका जो इंप्रेशन है वो पीछे भी आए। अब पीछे जो इंप्रेशन आया उसमें पेंसिल चला देना, पेन चला देना, वो जो आएगा वही तुम्हारा मिरर इमेज है। तो ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरह से बनता है।
तो ये अपने को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में याद रखना है हमेशा कि कभी भी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अपन इमेज बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पॉज करना है और नोट डाउन कर देना है। ये मेरे पास क्या था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अपन ने इमेज बनाना सीखा था कि अगर कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तो इसे पहले वाले क्लास में सीख लिया था भाई साहब। तो अगर मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज बनाना है वो आज बताया गया है। आसान है, बहुत ही आसान। स्क्रीन पॉज करना और ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको पॉज करूंगा, थोड़ा इरेज कर दूंगा, ऐसे ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फील्ड ऑफ व्यू। अब ये फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो शायद फील्ड ऑफ व्यू का मतलब अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। देखो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, ये मान लो मिरर और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं पर रख दिया, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं पर रख दिया है। इसका एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है। अब ये ऑब्जेक्ट है, मिरर वहां पर रखा हुआ, लॉजिकली सोच के बताओ कि इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो तुम बोलोगे हाँ सर इमेज तो बनना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर इमेज तो फॉर्म करेगा, इमेज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इमेज बनेगा, कहां पर बनेगा वो भी बताएं। कहां पर बनेगा उसके लिए क्या करते हैं, मिरर को एक्सटेंड करते हैं। यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मिरर से जो इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो अप्रोक्सीमेटली सेम रखना है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली सेम रखेंगे तो यहां कहीं पर इमेज बनता हुआ दिखेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि अगर मान लो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ना एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, इस लाइन पर क्या कर रहा है ऑब्जर्वर जो है वो चलना स्टार्ट करेगा। ऑब्जर्वर कौन, जो उस इमेज को एनालाइज करेगा, वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा उस इमेज को एनालाइज करने वाला है। अब अपने को फील्ड ऑफ व्यू जाना है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऐसा फील्ड, ऐसा एरिया जहां से मैं इस इमेज को देख पाऊं। अब एकदम लॉजिकली सोचना कैसे मैं प्लॉट करने वाला हूं। अपन क्या करते हैं, जब भी फील्ड ऑफ व्यू बनाना हो, जब भी फील्ड ऑफ व्यू बनाना हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक रे भेजो जो मिरर के बॉटम को हिट करे, ऐसे ऑब्जेक्ट से एक रे भेजो जो मिरर के बॉटम को हिट करे इस तरह से, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसा भेजो जो मिरर के टॉप को हिट करे इस तरह से। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब इमेज जो बनना है, इमेज बनना है यहां पर, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे है वो कुछ ऐसा जाएगा। पहला रे जो आया था वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा जाएगा, और ये जो दूसरा रे है, ये जो दूसरा रे है, ये डायग्राम थोड़ा बनना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये जो दूसरा रे है, ये दूसरा रे क्या करेगा, ऐसा कुछ मूव करेगा, ठीक है। ये जो दूसरा रे है वो कुछ ऐसा मूव करने वाला है। पहला रे जो आया फर्स्ट रे, इंसिडेंट रे 1 ऐसे जाके ऐसे चला गया रिफ्लेक्ट होके, और इंसिडेंट रे 2 जो है वो इस तरह से आया और ऐसे कुछ चला गया। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जो ऑब्जर्वर है, जब ये ऑब्जर्वर यहां कहीं होगा तो इसको कोई लाइट मिल रहा है। जैसे अगर मेरे को वो इमेज देखना है, तुम लॉजिकली सोचो कि मेरे को कोई ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब उसमें से रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आता है तभी तो ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे को ये बेंच, यहाँ पे एक बेंच है, यहाँ एक बॉटल रखा है, शायद तुमको भी दिख रहा होगा। तो ये बॉटल मेरे को क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें लाइट गिरा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आया, इसलिए मेरे को ये एज एन ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को इमेज देखना है तो इमेज की विजिबिलिटी तभी हो पाएगी जब वहां से रेज, इमेज से रेज क्या करेंगे मेरी आंखों पे गिरेंगे। अगर मेरी आंखों पे रेज नहीं गिरेंगे तो कभी मैं उसको देख पाऊंगा क्या, नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट तभी विजिबल है जब उसमें से रेज आपकी आंखों पर गिरेंगे। अब तुम खुद से सोचो, जब ऑब्जर्वर यहां पे ही पर होगा, कोई भी रे आया है, जो भी रेज होंगे, जैसे ये बॉटम मोस्ट रे जो हो गया वो टकरा के इधर चला गया,
और जो टॉप मोस्ट रे है वो भी टकरा के उधर कहीं पर चला गया। तो अगर मैं एज एन ऑब्जर्वर मैं यहाँ पे चलना स्टार्ट करूंगा तो मेरे को इमेज दिखेगा क्या? नहीं, कोई चांस ही नहीं इमेज दिखने का। क्यों नहीं दिख रहा है? तो सीधा सा रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी तभी होती है जब उसमें से रेज आके हमारी आंखों पे गिरे। अगर रेज हमारी आंखों पर आके नहीं गिरेगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, तब तक इसको इमेज नहीं दिख रहा है, इसको इमेज नहीं दिख रहा है, 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 नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ कहीं पर पहुंचेगा, जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ कहीं पर पहुंचेगा, तो अब रेज इसमें से आके इसकी आंखों में गिरेंगी। तो ये जो रीजन बना ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। ये जो रीजन बना उसी को अपन क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखा जा सकता है। अच्छा, अब ये दो बातें अलग अलग आपको समझना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मिरर था और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैंने आपसे पूछा कि इमेज बनेगा या नहीं, तो इमेज तो बनेगा भाई साहब, 100% गारंटी है कि अगर मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा। इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा ये कैसे पता चलेगा सर? इमेज तभी दिखेगा जब आप उस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू पर होंगे। अगर आप इमेज के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो तो आपको इमेज नहीं दिखने वाला। जैसे जब मैं यहां से यहां होता ना, तब तक मेरे को फील्ड ऑफ व्यू नहीं दिखता। मेरे को फील्ड ऑफ व्यू क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे को इमेज क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं उसके फील्ड ऑफ व्यू पर हूं। अगर मेरे को इमेज नहीं दिख रहा है इसका मतलब मैं उसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हूं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि अगर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, जैसे घर में एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, कभी कभी तुम्हें मान लो कोई ऑब्जर्वर हो, मान लो कोई ऑब्जर्वर है, अब ये प्लेन मिरर ऐसे यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, तुम घर में देखना और कोई तुमको ऑब्जर्व कर रहा हो, तुम्हारे इमेज को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तुम वॉकिंग करना स्टार्ट करोगे तो कुछ रीजन ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो तुम्हारे इमेज को देख पाएगा, जो भी ऑब्जर्वर है। जैसे मैं हूँ, मिरर है और तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैं हूँ, मिरर है और तुम्हारा कोई फ्रेंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिरर के पास से पास होना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। तो मेरा जो इमेज बना वो कभी उस ऑब्जर्वर को दिखेगा, कभी उस ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा। अब उसको इमेज कब दिखेगा? जब वो जो ऑब्जर्वर है या वो जो मेरा फ्रेंड है वो फील्ड ऑफ व्यू में अगर आ जाए तो उसको इमेज दिखेगा। अगर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं होगा तो इमेज नहीं दिखने वाला। बात समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें ना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज करने वाला है, कुछ ऐसा तूफानी नहीं करेंगे। डायग्राम थोड़ा अच्छा होगा तो इसलिए बता देगा, लेकिन डायग्राम अच्छा नहीं है इसलिए क्या करते हैं, अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और जब भी आपसे क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू पूछे ना, तो जैसा कैलकुलेशन मैं अभी सिखाऊंगा वैसा ही कैलकुलेशन आपको करना है। ज्योमेट्री, अगर आपको ज्योमेट्री आपको अच्छे से आता है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मान लीजिए हैं ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने दूरी पर रख दिया आपने? मान लो 2 मीटर के गैप में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, 2 मीटर के गैप में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, यह एक पार्ट है। ऑब्जर्वर जो होगा, ऑब्जर्वर वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा। ऑब्जर्वर जो है वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी भी बता दी गई है 2 मीटर की, मतलब मिरर और ऑब्जेक्ट की दूरी 2 मीटर की है और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जिस पाथ पे चलने वाला है उसकी भी दूरी बता दी गई है 2 मीटर की, ठीक है सर। अब अगर मेरे को इमेज बनाना, इमेज कहाँ पर बनेगा? अगर ये मिरर तो इमेज तो बनेगा सर, और ये अगर 2 मीटर का सेपरेशन है, अगर ये 2 मीटर का सेपरेशन है तो इमेज जो होगा वो 2 मीटर के गैप पे बनेगा, ठीक है। बना लेते हैं इमेज। एक रे अपन ने भेजा जो मिरर के बॉटम को हिट करेगा, जो मिरर के बॉटम को हिट किया वो ऐसा कुछ गया होगा, ठीक है। दूसरा रे जो है वो ऐसा कुछ जाएगा, मिरर के टॉप पे भेज देते हैं। जो मिरर के टॉप पे गया वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा जाके हिट करता है। अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यही तो अपना फील्ड ऑफ व्यू। मेरे को फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस ये these टाइप्स ऑफ डेटा, ये जो डेटा है उनको यूज करके, ठीक है। इन्होंने ये बता दिया था कि यहां से यहां का जो गैप है वो 1 मीटर का है, मतलब ग्राउंड से मिरर का जो हाइट है वो 1 मीटर है, और मिरर जो है वो खुद मान लो 2
2 मीटर है, मान लेते हैं। जो मिरर है, मिरर 2 मीटर का है और मिरर का जो हाइट है वो कितना है, 1 मीटर का है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब मेरे को ना कुछ भी कैलकुलेशन करके ये रीजन फाइंड आउट करना है। ये जो रीजन यहाँ पर बना, ये रीजन मेरे को फाइंड आउट करना है। मैं उसके लिए क्या करता हूँ ना, थोड़े टर्म्स में लिख देता हूँ। पी क्यू आर एस ऐसा लिखेंगे, ट्राइंगल में कुछ तो साइड्स बना देंगे। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया O, ये इमेज हो गया I, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो मेरे को फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है, B से C का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो B से C का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ तरकीब लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। हाँ, मान लो मैं बोलूँ इन ट्राइंगल AIB, AIB ऑल इंडिया, इन ट्राइंगल AIB, ये जो AIB वाला ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इस AIB वाले ट्राइंगल में हाँ AIB वाला ट्राइंगल है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो AIB ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बना हुआ है, एक तो AIB और इसका भी कुछ नाम रख दो यहाँ पर PQ, PQI, इन ट्राइंगल AIB एंड ट्राइंगल PQI, दो ट्राइंगल है मेरे पास। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो मैंने ये बड़ा सा ट्राइंगल लिया AIB और एक और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, PQI। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से ट्राइंगल, AIB और PIQ, चाहिए AIB और PIQ ट्राइंगल, AIB PIQ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं। साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं इसका मतलब क्या, अच्छा, ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी और मिरर और इमेज की दूरी सेम रखनी है, साइड प्रोपोर्शनेट है। अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, AI कुछ है क्या, AI, हाँ, A से I की दूरी डिवाइडेड बाय P से I की दूरी, यहां से यहां की दूरी और P से I की दूरी। हम ये जानते हैं, अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो A से I की दूरी और P डिवाइडेड बाय P से I की दूरी ये इक्वल होनी चाहिए A से B की दूरी डिवाइडेड बाय P से Q की दूरी। देखो ये साइड A से I डिवाइडेड बाय P to I मस्ट बी इक्वल टू AB अपॉन PQ, ऐसा लिख सकते हैं ना। A से I, पहले दो टर्म इसके लिए तो पहले दो टर्म इसके लिए, इसके आखिरी के दो टर्म लिए तो इसके भी आखिरी के दो टर्म लिए, इस तरह से रिलेशन लिख सकते हैं। अब इस ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा सर, AI का वैल्यू मुझे पता है, AI का वैल्यू कितना है, 2 4 6, AI का वैल्यू हो गया 6, PI का वैल्यू मेरे को पता है, PI कितना हो गया, PI हो गया 2 इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय PQ। PQ का वैल्यू भी क्वेश्चन में मैंने बता दिया था 1 मीटर है, P से Q का लेंथ कितना बताया था 1 मीटर है। इसका मतलब A से B का जो लेंथ होगा वो 3 मीटर हो गया है। तो यहां से यहां की दूरी अपने को मिल गई, ये जो दूरी है वो 3 मीटर की मिल गई, 3 मीटर की दूरी आ गई, ठीक है सर। अच्छा, अब A से B का दूरी मिल गया, किसी तरह से A से C का दूरी भी अगर मिल जाए तो AC माइनस AB कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब AC लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से दो ट्रायंगल देख रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल देख रहे हैं, तो अब लिख रहे हैं इन ट्रायंगल AIC, इन ट्रायंगल AIC एंड ट्रायंगल AIC एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इसका PQ, ये R मान लो, इन ट्रायंगल R AIC है तो P होगा इधर PIR। सर नहीं आ रहा समझ में कुछ भी, कौन कौन से ट्रायंगल लिया अपन ने एक तो ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल लिया अपन ने PIR और एक ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बनता है ना AIC और PIR, AIC और PIR, वापस से दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या बोल सकते हैं कि AI अपॉन PI का रेशियो,
ए से आई अपॉन पी से आई का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए ए टू सी, वो इक्वल होना चाहिए ए टू सी अपॉन पी टू आर। ये जो दो ट्रायंगल्स थे सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अच्छा, ए टू आई का वैल्यू कितना है? 2 2 4 2 6। पी टू आई का वैल्यू कितना है? तो पी टू आई का वैल्यू है 2 इक्वल्स ए सी। ए से सी का वैल्यू अगर अपने को देखेंगे तो ये तो फाइंड आउट करना है सर। P2R कितना हो जाएगा? P2R तो 3 हो गया। ये सॉल्व करने पर AC का वैल्यू, ये 1 ये 3, AC का वैल्यू 9 मीटर्स का आ गया। बिल्कुल सर। अब मेरे पास AB का वैल्यू भी है और मेरे पास AC का वैल्यू भी है। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है क्वेश्चन में जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए कितना? फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए AC माइनस AB। AC माइनस AB को जब आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 3 तो 6 मीटर्स का फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। नहीं आया ऐसा समझ रही आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्या करना है आपको? ज्योमेट्री यूज करना है, रे डायग्राम सही से बनाना। एक बार आपने रे डायग्राम सही से बनाया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मान लो इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लूं तो मैं बस क्वेश्चन दे दूंगा, आपको क्या करना है? क्वेश्चन ट्राई करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना और जो भी होगा जो भी पॉसिबल आंसर होगा मेरे को बता देना। जैसे ये एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो इतना दिक्कत नहीं होने वाली। देख लो एक और क्वेश्चन क्या है। सही से रे डायग्राम बनाना। एक बार अगर आपने सही से रे डायग्राम बना लिया, जब भी फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या रीजन है? फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां से इमेज को देखा जा सकता है। ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो। फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां से इमेज को देखा जा सकता है। इमेज का बनना कभी भी मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज कहां से दिखेगा ये मिरर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लिख लेना। इमेज का बनना मिरर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज कहां से दिखेगा या फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा ये मिरर के लेंथ पे डिपेंड करता है। कभी भी अगर फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना है तो रे डायग्राम सही से बनाना। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट से एक रे निकालेंगे मिरर के बॉटम के लिए और ऑब्जेक्ट से एक और रे निकालेंगे मिरर के टॉप के लिए। तो अपन क्या करने वाले हैं? ऐसे बनाने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लीजिए मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा हुआ है, यहां पे ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा हो गया, फिर से ये 1 मीटर है और ये भी बता दिया गया 1 मीटर, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है ना वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, ऐसे जो ऑब्जेक्ट वाला लाइन है उसी पे मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जेक्ट वाला लाइन है उस पे मूव करने वाला है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब अपने को फिर से फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए एक रे अपन ने भेजा मिरर के बॉटम में। मिरर के बॉटम पर ये तो समझ में आता है कि सर इमेज और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मिरर और इमेज की दूरी वही होने वाली है। मिरर और ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर और इमेज की दूरी सेम होने वाली है। यहाँ कहीं पर अपना इमेज बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बन गया। अब रे डायग्राम अगर बनाओगे तो ये डॉटेड लाइन से अपन ने ऐसा दिखाया, ये डॉटेड लाइन ऐसा कहीं पे जाके तो ये इंसिडेंट रे था, रिफ्लेक्ट होकर ऐसा चला गया। एक और अपन ने रे भेजा इस तरह से, सीधा सीधा लाइन बनाना है। एक और रे अपन ने ऐसा भेजा, अब ये भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा तो चला जाएगा। अब ये जो रीजन बन के आया है वही तो फील्ड ऑफ व्यू है। ये जो रीजन बन के आया है वही क्या है? फील्ड ऑफ व्यू है। मान लो इन्होंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी 2 मीटर की है। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी 2 मीटर की है तो मिरर और इमेज की दूरी भी 2 मीटर की होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना है। अब फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? फिर से तो ट्रायंगल बनाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल सर जी? एक तो ये ट्रायंगल पे काम करेंगे, ये जो ट्रायंगल यहां पर है, मैं तो डायग्राम थोड़ा गलत है, लेकिन एक तो अपन ये जो ट्रायंगल है ना ग्रीन से जिसको मैंने बनाया, पता नहीं कलर को दिखेगा या नहीं। एक तो ये ट्रायंगल पे काम करेंगे और एक क्या करेंगे? ये जो रेड वाला ट्रायंगल मैं बनाने वाला हूं, ये ट्रायंगल ऐसे, ये जो मैंने रेड से बनाया है ये ट्रायंगल, इस पे काम करेंगे। तो मैं
नाम लिख देता हूँ, नाम लिख देंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ये O था, ये A मान लो, ये B मान लो, ये P मान लो, यहाँ पर Q मान लो इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को मान लिया अपन ने R। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन काम कर लेते हैं इन ट्रायंगल OIA। कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, OIA एंड ट्रायंगल OIA, एक ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल लिया गया है PIQ। अब फिर से OIA, ये ट्रायंगल OIA और PIQ सिमिलर है। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, इनके साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि O से I का लेंथ डिवाइडेड बाय P से I का लेंथ ये इक्वल हो जाएगा O से A का लेंथ डिवाइडेड बाय P to Q का लेंथ। इसको सिंपलीफाई करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। O to I का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा सर। P to I कितना हो गया, 2 हो गया। O to A का लेंथ को कैलकुलेट करने वाले, P से Q का लेंथ है 1। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर OA का जो लेंथ है वो 2 मीटर्स का आ गया। बहुत ही आसान है सर। फिर से वो जो रेड वाला ट्रायंगल है वो देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, OIB एंड ट्रायंगल OIB एक ट्रायंगल लिया और एक और ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, PIR। OIB एक ट्रायंगल है, PIR दूसरा ट्रायंगल है। अच्छा, अब OIB और PIR वापस से सिमिलर है। अगर वापस से सिमिलर है तो OI अपॉन PI इक्वल्स टू OB अपॉन PI। ठीक है, सिंपलीफाई कर लो। OI का वैल्यू क्वेश्चन कितना है, O से I का वैल्यू क्वेश्चन में है 4 डिवाइडेड बाय P to I का वैल्यू कितना है, P to I का वैल्यू है 2, P to I का वैल्यू 2 रख दिया। OB का वैल्यू कैलकुलेट करना है सर जी, P to R इस बार हो जाएगा 2। तो सॉल्व करने पर OB का वैल्यू 2 आ गया, 4 मीटर्स आ गया। 4 मीटर्स आ गया। OA पता है, OB पता है, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या लिखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू हो जाएगा OB माइनस OA। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2 मीटर्स का। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है अगर तुमको एक बार कांसेप्ट समझ में आ जाए। पहले तो ये देखो, 2-3 बातें एकदम क्या बोलते हैं कि वो याद रखना। पहला बात क्या याद रखोगे, पहला बात ये याद रखोगे कि प्लेन मिरर के केस में इमेज का बनना मिरर के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। मिरर अगर इनफाइनाइट डेसिमल स्मॉल भी मिरर मैंने लाके रख दिया ना तो इमेज तो बनेगा भाई साहब। अच्छा, फिर मिरर के लेंथ पे क्या डिपेंड कर रहा है सर, मिरर के लेंथ पे डिपेंड करेगा फील्ड ऑफ व्यू। जितना बड़ा मिरर ले लोगे फील्ड ऑफ व्यू उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या है सर, फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां से आप इमेज को देख सकते हो। अब इमेज या कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उसमें से रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे गिरेंगे। अगर रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर नहीं गिरेंगे तो इमेज आपको नहीं देखने वाली। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सिमिलैरिटी का कांसेप्ट यूज करके अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको फील्ड ऑफ व्यू बताया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे सर फील्ड ऑफ व्यू, तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी रे डायग्राम देख लेते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके ड्रॉ कर लेना। हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं कि अगर एक्सटेंडेड मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स अगर हो तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे, उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा दिखता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है और मिरर के सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया गया। मिरर था और मिरर के सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया गया, ठीक है। अब मेरे को ना क्या करना है, ए बी का फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऐसा रीजन जहां से इसके इमेज को देखा जा सकता है, ठीक है सर, बनाते हैं। तो इस बार क्या करते हैं ना, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ए उसका फील्ड ऑफ इमेज अलग बनाएंगे और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बी उसका फील्ड ऑफ इमेज अलग अलग बनाएंगे। पहले ए का बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए का जो इमेज है
जितने दूरी पर यहाँ पर होगा उतने ही दूरी पर यहाँ पर होना चाहिए। ए का इमेज बन गया सर यहाँ। अब ए का जो इमेज बना है तो पॉइंट ए का पहले क्या करते हैं, इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। एक रे अपन ने भेजा जो इसके बॉटम, मिरर के बॉटम को जाके हिट किया। जो मिरर के बॉटम को जाके हिट करेगा, जो मिरर के बॉटम को जाके हिट करेगा, वो रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा चला जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ा डायग्राम हमेशा डॉटेड लाइन से ऐसा बनाना, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है डायग्राम में। ये इस तरह से मैंने रेड कलर यूज किया है, पता नहीं वहां पे दिखेगा या नहीं। ठीक है, एक और बार चला देते हैं, रेड कर देते हैं। तो ये पॉइंट ए का मैंने मिरर पे जो रे भेजा वो बॉटम मोस्ट पे भेजा। अब मिरर के टॉप मोस्ट पे भेज देते एक और रे, ऐसा मिरर के टॉप पर जाके हिट करेगा। अब ये मिरर के टॉप पर जाके हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा जाना चाहिए, इस तरह से चला जाएगा सर। ये मिरर का टॉप में से जाके जा रहा है। तो ये पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा रीजन जो है वो क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है पॉइंट ए का। FOVA लिखा मतलब वो ये पूरा जो रीजन बनता वो फील्ड ऑफ व्यू बनता पॉइंट ए का। उसी तरह मैं क्या करता हूं, पॉइंट बी का फील्ड ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करता हूं। तो पॉइंट बी का बनाने के लिए अपन ने क्या किया, मिरर के बॉटम पर भेजा एक रे, मिरर के बॉटम पर भेजा अपन ने एक रे। अब मिरर के बॉटम पे जो रे गया वो क्या करेगा, टकरा के वापस जाएगा। किधर जाएगा, तो टकरा के वो ऐसा कुछ जाएगा कि इमेज फॉर्म कर सके। इधर गया ना, तो इसको जाना है उधर। ये बी पॉइंट हो गया, बी का पहले इमेज बना लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ कहीं पर उसका इमेज बनना चाहिए बी। ये डॉटेड 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 गया, इस तरह से रे आया और ऐसा कुछ चला गया। थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चलेगा अगर मैं थोड़ा टेढ़ा लाइन ना बनाऊं तो। अब ये मेरे पास पॉइंट बी से मैंने रे भेजा जो मिरर के बॉटम को जाके हिट कर रहा है। पॉइंट बी से एक और रे भेजते हैं जो टॉप को जाके हिट करेगा, ऐसे टॉप को जाके हिट करेगा। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूं तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए इसको, यहां कहीं पर है ना, ऐसा कुछ यहां पर आया और ऐसा कुछ चला गया। बिल्कुल सर जी। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो रीजन है यहां से यहां तक, ये जो रीजन है वो क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया पॉइंट बी का। यहां से यहां तक फील्ड ऑफ व्यू है पॉइंट ए का, यहां से यहां फील्ड ऑफ व्यू हो गया पॉइंट बी का। अब इन दोनों का जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू होगा ना, कॉमन फील्ड ऑफ व्यू मतलब यहां से यहां आपको ए भी दिखता है, यहां से यहां ए दिखता और यहां से यहां बी दिखता। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है वो दोनों का कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये जो रीजन दिख रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू फॉर ऑब्जेक्ट AB। जब भी किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, रे डायग्राम मैंने किस तरह से बनाया एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना, तब जाके ये समझ में आएगा। अच्छा, अगर तुमको ना इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने क्लास 12 में भी ऑप्टिक्स, मैंने क्योंकि ऑप्टिक्स पहले क्लास 12 में हुआ करता था, तो एक वो जो मेरा चैनल है उसमें अगर आप जाके देखोगे तो क्लास 12 में भी मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया है। वहां पे पेन टैबलेट पर पढ़ाया है, तो शायद डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग वहां पर ज्यादा अच्छे से हो। अगर यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है तो यहाँ पे समझ लेना, अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो डायग्राम वहां पर देखेंगे, वहां से समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आएगा? तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे बना रहे हैं, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट से मिरर के बॉटम पर भेजो, पॉइंट से मिरर के टॉप पर भेजो, जहां पर भी वो जाएंगे, जो भी एरिया वो कवर करेंगे वो फील्ड ऑफ व्यू होगी। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे सर, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट के बॉटम मोस्ट पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू बनाओ।
अब दोनों का जो कॉमन फील्ड ऑफ व्यू है वो ऑब्जेक्ट AB का फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये जो मैंने पूरा ग्रीन ये इस तरह से बनाया है, फील्ड ऑफ व्यू AB का है, इससे ऊपर सिर्फ B दिख रहा है, नहीं इससे ऊपर सिर्फ A दिख रहा है और इससे नीचे सिर्फ B दिखेगा। बात समझ में आया क्या? तो ये मेरे पास फील्ड ऑफ व्यू नाम का कांसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कांसेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।